नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान में अधिकार। कल हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और आधा लगभग हमने कर लिया था। आज हम बचे हुए अधिकारों की बात करेंगे। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों की भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ NHRC यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, उस पर भी बात की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। लेकिन इससे पहले एक बात जो कि पहले भी आपको बताई जा चुकी है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास देख रहे हैं वो जल्द से जल्द अपना कोर्स परचेज़ कर लें 12th क्लास के लिए, क्योंकि अभी एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और जब ऑफ़र चला जाएगा फिर आप लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा रेट में वही कोर्स लेना पड़ेगा। तो अभी आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए, जल्द से जल्द कोर्स परचेज़ कर लेना चाहिए। तो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। और आपको एक चीज़ और बताई थी, याद होगा आपको, कि इस बार आपको 11th और 12th की लाइव क्लासेस मिलने जा रही है आर्ट्स में। तो बिल्कुल आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। लाइव क्लासेस होगी, रूबरू आपसे बातचीत होगी, आपकी सारी डाउट्स जो होंगे वो हाथों हाथ सॉल्व कर दिए जाएंगे। पिछली बार जो है वो क्लास 12th के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस थी और रिकॉर्डेड क्लासेस की वजह से कई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि वो आनंद नहीं है जो कि लाइव क्लास में है। तो इस बार आपको वो आनंद मिलने वाला है, इसका लाभ आपको निश्चित रूप से उठाना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बंदीकरण में संरक्षण। हमने कल की क्लास में मौलिक अधिकारों पर जो चर्चा की थी उसमें आपको बताया था कि भारतीय संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है और यही कारण है कि उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। हमने कल स्वतंत्रता के अधिकार पर ही हमारी बातचीत को अधूरा छोड़ा था और आज हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की थी और आज हम उससे जस्ट एक कदम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बंदीकरण में संरक्षण। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 22 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 22 में क्या कहता है? बंदीकरण में संरक्षण ये अधिकार क्या देता है आपको? अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में बंदी बना लिया जाता है तो बंदी बनाने के बाद उसको क्या संरक्षण प्राप्त है, ये संरक्षण आपको यहाँ पर बताया जाएगा। दिनेश तंवर शायद जानना चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट्स की क्लास नहीं चल रही है क्या? नहीं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी चल रही है। हिस्ट्री भी चल रहा है, ज्योग्राफी भी चल रहा है, दूसरी बाकी क्लासेस भी चल रही है। तो आपको वो सभी क्लासेस देखनी चाहिए। और अगर आप क्लास देख करके अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं कि हाँ अच्छा है, कोर्स लेना चाहिए हमें, तो फिर आपको कोर्स खरीद लेना चाहिए जल्द से जल्द। चलिए, तो हमने बंदीकरण में संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है किसी भी अपराध में तो उसके पास में क्या अधिकार है, क्या उसको संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बंदी बना लिया उसके बाद में आप किसी प्रकार की कोई हेल्प ले नहीं सकते, क्योंकि आपने अपराध किया है, आपने जुर्म किया है और जुर्म के मामले में आपको बंदी बनाया गया है। तो बंदीकरण के मामले में क्या संरक्षण प्राप्त है आपको, क्या छूट है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। इसमें आप ये बताएंगे बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को न्यायपालिका के समक्ष पेश करना होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर बाई चांस मान लीजिए कि पुलिस कस्टडी में रखा गया, उसे किसी कारण से बंदी बनाया गया है, तो न्यायपालिका जब तक ये सिद्ध नहीं करेगी कि उसने कोई अपराध किया है तब तक वो वास्तव में दोषी नहीं है। ये न्यायपालिका डिसाइड करती है कि वो दोषी है या नहीं है, और अगर दोषी है तो फिर उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये डिसीजन किसका होता है? ये डिसीजन न्यायपालिका का होता है। इसलिए ज़रूरी है
कि बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को न्यायपालिका के समक्ष पेश करना अनिवार्य है, पेश करना होता है। अगर पेश नहीं किया जाता है तो न्यायपालिका उसको अपने पास बुलाने का आदेश भी जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से न्यायपालिका बंदी को न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकती है। तो यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से कर्तव्य पूछ रहे हैं सर अनुच्छेद 21 को कब हमसे छीना जा सकता है। अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में आपसे नहीं छीना जा सकता। आपको पहले भी मैंने शायद बताया था कि जीवन जीने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि हर समय आपके पास में रहता है, चाहे वो आपातकालीन स्थिति हो। आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत बाकी जितने भी अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। कुछ समय के लिए वो अधिकार आपके पास नहीं रहते हैं, लेकिन एक अधिकार ऐसा है आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आपसे नहीं छीना जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया जाता है तो वो कोई ऐसा अपराध करे जो कि गैर कानूनन है, जो कि कानून के दृष्टिकोण में अपराध है और ऐसा अपराध है जिसकी सजा मृत्युदंड हो सकती है, तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। तो यहाँ आपने देखा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को न्यायपालिका के समक्ष पेश करने के लिए न्यायपालिका एक रिट जारी कर सकती है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहा जाता है, जिसके माध्यम से वो बंदी को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। हाँ, एक विद्यार्थी ने शायद ये भी कहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को किसी अपराध की एक बार ही सजा मिलेगी। कोई अपराधी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं होता और पुरानी तारीख के कानून पर सजा नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए सारी बातें हैं कि एक व्यक्ति को जो है वो खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप अपने विरुद्ध गवाही दीजिए, उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं निवारक नज़रबंदी क्या है। निवारक नज़रबंदी जिसका उल्लेख अनुच्छेद 22(4) में किया गया है। अनुच्छेद 22(4) 22(4) अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक नज़रबंदी में क्या बताया गया है। निवारक नज़रबंदी में ये कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे आप सामान्यतः देखते हैं कोई भी व्यक्ति जब कोई अपराध करता है उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, फिर अपराध सिद्ध किया जाता है और अगर सिद्ध हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ एक सज़ा डिक्लेयर की जाती है न्यायपालिका के द्वारा। लेकिन निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत अपराध किए बिना भी किसी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये प्रावधान संविधान में क्यों रखा गया है? ये रखा गया है गंभीर अपराधों के लिए। ऐसा कोई अपराध जो कि बहुत गंभीर हो सकता है, जिसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद से बचाने के लिए ही इस प्रकार का एक अलग से प्रावधान रखा गया है। आप देखते हैं जनरली आतंकवादी जब कोई घटनाओं को अंजाम देते हैं तो बड़े बड़े बम ब्लास्ट होते हैं, एक साथ कई लोगों की जान जा सकती है। अब अगर बाई चांस पहले से पता चल जाए हमारे सुरक्षा व्यवस्था को कि इस प्रकार की कोई भी हरकत हो सकती है, ऐसा कोई भी बड़ा ब्लास्ट किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है और पूरी प्लानिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। और वास्तव में अगर वो दोषी है, वो इस प्रकार का कोई भी अपराध करने वाला है, तो उसको अपराध करने से रोकने के लिए ही इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि क्या है निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत 22(4) क्या कहता है। 22(4) कहता है किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। ये निवारक नज़रबंदी है। विशेष रूप से ये आतंकवाद के विरुद्ध है, तो आप यहां पर लिखेंगे आतंकवाद के विरुद्ध इस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सामान्य किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको आप इसके तहत बंदी नहीं बना सकते, या ऐसा कोई अपराध करने वाला है तो आप बंदी नहीं बना सकते। लेकिन विशेष रूप से बड़े गंभीर जो मामले होते हैं उनको रोकने के लिए आर्टिकल 22(4) के अंतर्गत निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था की गई है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है 3 महीने तक न्यायपालिका के सामने पेश किए बिना भी उसे बंदी बनाकर रखा जा सकता है। कितने महीने तक? 3 महीने तक, 3 माह तक न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किए बिना बंदी बनाकर रखा जा सकता है। देखिए, सामान्य कोई भी अपराध आप करेंगे और आपको बंदी बनाया जाता है तो न्यायपालिका आदेश जारी कर सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। अभी आपने देखा था अनुच्छेद 22 में इस बात का उल्लेख है, पर 22(4) में इस बात का उल्लेख है अगर गंभीर अपराध आप करने वाले हैं, आपको बंदी बनाया जाता है, न्यायपालिका आपको न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश भी जारी नहीं कर सकती। ये 3 माह तक उसे बंदी बनाकर रखा जा सकता है, और अगर 3 माह से ज़्यादा उसे बंदी बना करके रखना है तो वो भी संभव है, लेकिन उसके लिए फिर प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय एक बैठक होती है जिसके तहत ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 माह से अधिक समय तक बंदी बनाकर रखने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेना होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बड़ा गंभीर अपराध कर सकता है, 3 महीने से ज़्यादा उसे बंदी बना करके रखना है, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की एक बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा कि 3 महीने से ज़्यादा उसके समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, उसे बंदी बना करके रखा जा सकता है। तो यह है निवारक नज़रबंदी। इसके तहत कई प्रकार के समय समय पर कानून बनाए गए हैं, जिनमें आपने नाम सुना होगा पोटा, टाडा। ये वो एक्ट है जो कि निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत ही बनाए गए थे। एक बहुत ही बड़े फिल्म स्टार संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था टाडा के तहत। उस समय टाडा कानून जो लागू किया गया था निवारक नज़रबंदी के माध्यम से, तो उस समय अगर कोई ऐसी घटना में लिप्त पाया जाता है जो कि बड़े गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता है, उसे बंदी बनाया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं निवारक नज़रबंदी एक्ट। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये है कि लोगों का शोषण न हो, तो ये अधिकार उनके पास में होना चाहिए कि उनके शोषण से कैसे बचाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आप बताएंगे कि अनुच्छेद 23 और 24 के अंत में 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 23 एंड 24 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 ये तो रोकता है बेगार प्रथा को। किसको रोकता है? बेगार प्रथा को। बेगार प्रथा। और अनुच्छेद 24 जो है ये रोकता है बाल श्रम को। बाल श्रम को निषेध करता है। ये बेगार प्रथा को निषेध करता है और बाल श्रम को निषेध करता है। बेगार प्रथा का मतलब क्या है? बेगार प्रथा का मतलब है किसी भी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उससे काम करवाना। हमारे यहाँ पर एक समय में दास प्रथा थी, तो दास प्रथा को रोकने के लिए भी इसी अधिकार का सहारा लिया गया है। दास प्रथा, किसी भी व्यक्ति को आप दास नहीं बना सकते। दास प्रथा को रोकने के लिए, बेगार प्रथा को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये अधिकार दिए गए हैं हमें कि अगर कोई हमें मजबूर करता है हमारी इच्छा के खिलाफ हमसे काम करवाने के लिए, तो फिर वो गैर कानूनी होगा। आप इसके लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बाल श्रम निषेध। बाल श्रम का मतलब है जो बालक, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनसे कोई बहुत जोखिम भरा काम करवाया जाता है तो उसे बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाएगा और वो भी गैर कानूनी होगा। हालांकि हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को अलग अलग जगहों पर काम करते हुए, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो पेट भरने के लिए बाहर निकलते हैं, काम करते हैं। जिस समय उन्हें स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, उस समय उनको मजदूरी करनी पड़ती है। हम कई जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को काम करता हुआ देखते हैं, लेकिन अगर वो गंभीर या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है ऐसी जगह पर काम करते हैं तो वो गैर कानूनी माना जाएगा और जो काम पर उन्हें रखेगा वो दोषी माना जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बेगार प्रथा और बाल श्रम को रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 में आपको ये अधिकार दिया गया है। अभिषेक यादव पूछ रहे हैं बेगार क्या है? बेगार का मतलब है, आपने सुना भी होगा कई बार कुछ लोगों के मुंह से ये कहते हुए, कोई काम जब किसी ने बताया और नहीं करना होता है, उस काम के बदले में आपको कोई धन लाभ नहीं हो रहा है, तो आप कहते हैं बेगार है। बेगार है का मतलब काम हो रहा है लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसे बेगार प्रथा कहते हैं। ये हमारे पुराने टाइम में, मतलब आज़ादी से पहले बेगार प्रथा प्रचलित थी, जब मजबूर कर दिया जाता था किसी व्यक्ति को अमीर और धनी लोगों के द्वारा अपने यहाँ पर काम करने के लिए। उन्हें केवल पेट भरने के लिए रोटी दी जाती थी, उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था, उनकी इच्छा नहीं होती थी फिर भी उनसे काम करवाया जाता था। इसे कहा जाता है बेगार प्रथा। तो इसे रोकने के लिए ही ये अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है। अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो देखिए, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 25 से 28 में, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए दिया गया है कि भारत एक अनेक धर्मों का देश है। हम जब आज़ाद हुए थे उस समय हिंदू यहाँ बहुसंख्यक थे, लेकिन मुस्लिम भी यहाँ पर कम संख्या में नहीं थे। लगभग कुल जनसंख्या का 12% मुस्लिम थे। अन्य धर्मों में अगर आप बात करें, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और भी बहुत सारे धर्म जो भी हैं वो सारे यहाँ पर हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देना जरूरी था। अगर उनको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलता तो हो सकता है कि इतने सारे धर्मों का यहाँ निवास होने के कारण ये एक बड़ा विवाद का विषय बन जाता। इसे धार्मिक स्वतंत्रता इसीलिए प्रदान की गई। कौन कौन सी धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई आप देख सकते हैं। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदान की गई है। आस्था और प्रार्थना का मतलब क्या होता है? आस्था और प्रार्थना का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार ईश्वर में आस्था कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उसे अपनी आस्था और प्रार्थना से नहीं रोका जा सकता। यानी कि
आपका जिस धर्म में विश्वास है, आप जिस ईश्वर को मानते हैं, उसके प्रति आप जिस प्रकार से उसकी आस्था करना चाहते हैं, आप उससे कर सकते हैं। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 26 में किया गया, आर्टिकल 26 में इसका उल्लेख किया गया। हाँ, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जब हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं तो फिर हमारा अपना कोई धर्म नहीं, हमारा मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। ना तो राज्य किसी धर्म को संरक्षण प्रदान करेगा और ना ही राज्य बिना मतलब के किसी धर्म के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वो भी जरूरत के हिसाब से। फिर हम बात करेंगे धार्मिक कार्यों के लिए दी गई राशि में कर से छूट, ये अनुच्छेद 27 के अंतर्गत उल्लेखित है। कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि कहीं पर भी डोनेट करता है तो उस राशि के लिए उसको कोई कर नहीं चुकाना पड़ेगा। आप बिना किसी टेंशन के बड़ी से बड़ी राशि किसी भी मंदिर या किसी भी जगह पर डोनेट कर सकते हैं, छूट दी गई है उसमें। और राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, इसका उल्लेख अनुच्छेद 28 में है, जिसका मतलब ये है कि आप धार्मिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। अगर वो कोई राजकीय शिक्षण संस्थान है, तो गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप वहाँ पर धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो आता है आपके अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 29, 29 एंड 30, यहाँ पर आपको ये दो अधिकार दिए गए हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। एक विद्यार्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर रिवीजन वाले पीडीएफ खुलते नहीं हैं। ठीक है, रिवीजन वाले पीडीएफ नहीं खुल रहे हैं, अगर आपकी कोई समस्या है तो टेक्निकल टीम तक आपका ये मैसेज पहुंच जाएगा और उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, अभिषेक कह रहे हैं सर क्या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है? नहीं, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि राजकीय भाषा है, जिसके अंतर्गत त्रिभाषा सिद्धांत को अपनाया गया है। और त्रिभाषा सिद्धांत ये कहता है आप हिंदी, इंग्लिश और जो भी तीसरी लोकल लैंग्वेज है जो कि हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हो, आप अपना राजकीय कार्य उन तीनों में से किसी भी भाषा में कर सकते हैं। आप हिंदी में करना चाहें तो कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर लोकल लैंग्वेज आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ की जो भाषा है वो अगर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि गुजराती भाषा गुजरात की है, मराठी भाषा महाराष्ट्र की है, उसमें काम हो सकता है। राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है वो अभी तक संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है, आप उसमें काम नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी जो भी भाषाएं मान्यता प्राप्त है उनमें काम कर सकते हैं। चलिए, हाँ ब्रह्म सिंह गुर्जर, आप जो चाहते हैं ये मामला पहुंचा दिया जाएगा हमारी टीम तक, और अगर ऐसा संभव होगा तो बिल्कुल आपको ये हेल्प दी जाएगी। आप कॉम्बो में चाह रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स। चलिए, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है, इसमें आप क्या बताएंगे? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग जो कम संख्या में लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है? ये अनुच्छेद 29 करता है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है जहां किसी एक धर्म का बोलबाला हो, बहुसंख्यक हो, तो वहां पर अल्पसंख्यकों की संस्कृति कई बार खतरे में पड़ जाती है। जैसा कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल देकर के आप बता सकते हैं। पाकिस्तान में आपको ध्यान होगा आज़ादी से पूर्व, मतलब भारत की आज़ादी से पूर्व की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा था, बाद में पाकिस्तान एक देश बना, लेकिन जब देश बना
तो वो भारत के दो अलग अलग हिस्सों में, जहां मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे, उनको पाकिस्तान का दर्जा दिया गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान समय में बांग्लादेश बन चुका है। पश्चिमी पाकिस्तान लगातार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, मजबूर किया जा रहा था उन्हें कि वो जो बंगाली संस्कृति है उनकी, उसका त्याग करें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और जब ज़्यादा दबाव बनाया गया, वहाँ आंदोलन हुए, विरोध हुआ और एक समय में वो एक अलग देश बन गया। इसीलिए यहाँ पर भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा का अधिकार देता है। किसको देता है? अल्पसंख्यक वर्ग को। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा का अधिकार। और आप देखते हैं यही कारण है कि अनेक धर्म जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने धर्म से संबंधित बहुत सारे ट्रस्ट के स्कूल्स भी खोलते हैं, जहां प्राथमिकता होती है उस धर्म के बच्चों को एडमिशन दिया जाए। उन्हें लगता है कई बार कि उनके धर्म, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम संख्या में हैं, उनको कई जगहों पर हो सकता है आगे बढ़ने का अवसर न मिले, वो पिछड़ ना जाएं। उनको ये अधिकार है कि वो अपने धर्म से संबंधित इस प्रकार के ट्रस्ट स्कूल्स भी खोल सकता है और वहाँ पर अपने अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता का नियम भी लागू कर सकता है। तो यह है अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसमें आपके अधिकारों का अगर हनन हो तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, न्यायपालिका आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको यह अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। यह अधिकार इतना इंपॉर्टेंट है कि खुद संविधान बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह कहा कि यह संविधान की आत्मा है, यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर के पुकारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। और इसलिए कहकर के पुकारा क्योंकि आपको अधिकार दे दिए जाएं और उनकी सुरक्षा ना की जाए तो अधिकार बेगाने हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। उनकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 32 जिसके अंतर्गत आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये मौलिक अधिकारों की रक्षा, आर्टिकल 32। और रक्षा के लिए न्यायपालिका ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकती है। न्यायपालिका 5 प्रकार की रिट या आदेश जारी कर सकती है, जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रिट या 5 प्रकार के आदेश न्यायपालिका के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमने लिखा है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायपालिका ये आदेश जारी कर सकती है। यहाँ न्यायपालिका का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 यही अधिकार उच्च न्यायालय को प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है, उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है। देखिए, आपके किसी भी अधिकार का हनन हुआ, आप अगर सीधा उच्च न्यायालय के पास गए तो उच्च न्यायालय भी ये रिट जारी कर सकता है, इनमें से कोई भी रिट। और
वो अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी करेगा, आर्टिकल 226 के तहत वो रिट जारी करेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है, कर्तव्य कह रहे हैं इस चैप्टर में केवल रिट को लेकर के कंफ्यूज हो जाता हूं। नहीं, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल ये 5 नाम याद रखिए, बाकी आपसे कहीं पर भी ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेके अधिकार परीक्षा क्या है। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायपालिका को आपके अधिकारों की रक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 226 के तहत यही अधिकार उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। वो आपके अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए तो उसको ये अधिकार है कि वो जिसके द्वारा उसे बंदी बनाए, जिसके द्वारा बंदी बनाने का मतलब है पुलिस हिरासत में है, वो ये कह सकता है कि मुझे न्यायपालिका के समक्ष पेश किया जाए। और अगर फिर भी न्यायपालिका के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो वो व्यक्ति अपने किसी भी मिलने वाले से, वो चाहे दोस्त है चाहे परिवार का सदस्य है, उससे ये कह सकता है कि आप न्यायपालिका के पास जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए और कहिए कि व्यक्ति बंदी है लेकिन उसे न्यायपालिका के सामने नहीं लाया जा रहा है। न्यायपालिका एक आदेश जारी करेगी उस डिपार्टमेंट के विरुद्ध जो कि उसे न्यायपालिका के सामने पेश नहीं कर रहा है और उसे आदेश देगी कि आप इसे न्यायपालिका के सामने तुरंत पेश कीजिए। अगर वो दोषी है तो उसे सज़ा न्यायपालिका तय करेगी। ये पुलिस डिपार्टमेंट को अधिकार नहीं है कि उसकी सज़ा पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा तय की जाए। तो इसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आप यही मामला सीधा उच्च न्यायालय तक पहुंचाते हैं तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इस अधिकार का प्रयोग करेगा, और यही मामला अगर सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय ये अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत काम में लेगा। एक विद्यार्थी हैं पुष्पेंद्र सिंह जो पूछ रहे हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। वैसे आपका यहाँ इसका कोई अभी तक तो उल्लेख नहीं है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग को ख़त्म किया गया था। जब मोदी सरकार पहली बार अस्तित्व में आई थी 2014 में, उस समय उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम नीति आयोग यानी कि देश को नए सिरे से विकास करने के लिए एक नई योजना के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, नई प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे, और उसी के तहत नीति आयोग का गठन किया गया था। अब आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में उल्लिखित था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में संशोधित करके कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो पहले तो आप क्या बताएंगे, आपको वैसे मैं पहले बता भी चुका हूं, ये अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब अनुच्छेद 31 क्या है, अब ये डिलीटेड है। और डिलीटेड का मतलब है निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया? क्योंकि आपको मैंने बताया था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए, भारत में जो समानता स्थापित नहीं हो पा रही थी उसे स्थापित करने के लिए संपत्ति रखने के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना था और मौलिक अधिकारों की श्रेणी से उसे हटाना था। ये हमारे भारत के विकास के मार्ग में एक बाधक बन रहा था, इसलिए संपत्ति रखने के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया और उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। कब हटाया गया? तो ये हटाया गया 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था और लागू किया गया था 1979 में। लागू कब किया गया था? 1979 में। 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। उसके माध्यम से संपत्ति रखने के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा,
ये बन गया कानूनी अधिकार। अब ये जो कानूनी अधिकार है वो कहां पर उल्लेखित है, तो ये है अनुच्छेद 300 क में, आर्टिकल 300 क। यहां पर ये वर्तमान समय में एक कानूनी अधिकार के रूप में है। मैंने आपको बताया भी था कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या फ़र्क है। मौलिक अधिकार जिनको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है, जिनको बदलना हो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। कानूनी अधिकार जो कि एक कानून बना करके बदले जा सकते हैं, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम कानूनी अधिकार कहते हैं। और अब ये वर्तमान समय में कानूनी अधिकार का रूप ले चुका है। क्यों हटाया गया ये भी बता दिया। आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए इसको हटाया गया। आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए, आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए इसको हटाया गया। इसके हटाने का मूल कारण यही था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। अभी तक हमने मौलिक अधिकारों की बात की, जिसके बारे में आपको बताया गया था कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है, ये वो तत्व हैं जो सरकार को नीति बनाने में मदद करते हैं। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जब देश का शासन चलाएगी, वो नीति बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति को आगे बढ़ाएगी। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, जिसके माध्यम से समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त किया जाए, आर्थिक क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाए। देश की विदेश नीति क्या होगी वो नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जो आधार है वो कानूनी नहीं होकर के एक नैतिक आधार है। नैतिक आधार का मतलब यह है, अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू न किया जाए तो आप इस मामले को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकारों को लेकर के तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आप अनुच्छेद 32 के तहत या अनुच्छेद 226 के तहत सीधा न्यायपालिका के पास चले गए। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया किसी सरकार ने, आप न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आधार नैतिक है, कानूनी नहीं है। तो यह है वो नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक 51 तक किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो देश की नीति को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। देश की नीति को निर्धारित करने वाले तत्व। देश की नीति को निर्धारित करने वाले तत्व का मतलब यह है कि जब भी सरकार काम करेगी, अपनी नीति निर्धारित करेगी, इन तत्वों को आधार बना करके अपनी नीतियां बनाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व सरकार को ये एक तरह से कह सकते हैं कि दिशा निर्देश देते हैं कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए, आपको ये काम करने हैं। ये काम नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किया जाता है। कहाँ से लिए गए हैं आप सभी जानते हैं, आयरलैंड से हमने इनको ग्रहण किया है। कहाँ से आए हैं? आयरलैंड से हमने इनको ग्रहण किया है हमारे संविधान में। अभिषेक पूछ रहे हैं सर ये कहाँ से लिया गया है? शायद आप पूछ रहे थे, सोच रहे थे, उससे पहले उत्तर भी आपका आ गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।
हाँ बिल्कुल शिवानी, आप जो कह रही हैं वाद योग्य नहीं है। अभी हम जब अंतर करेंगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में तो विस्तार पूर्वक चर्चा होगी कि ये वाद योग्य क्यों नहीं है और नीति निर्देश मूल अधिकार वाद योग्य क्यों है। ये सारी बातें हम अभी इस पर चर्चा करेंगे। प्रमुख नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? ये आपके सामने कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हैं, राज्य लोक कल्याणकारी या लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं लोक कल्याण नीति निर्देशक तत्वों का, नीति निर्देशक तत्व क्यों इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये सरकार को ये बताते हैं कि सरकार जब अपनी नीति निर्धारित करे तो हमेशा लोक कल्याण को ध्यान में रखे, जनता का कल्याण होना चाहिए, सरकार को इस प्रकार की नीतियाँ बनानी है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा। आप देख सकते हैं भारत में समय समय पर ऐसे कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया, बाल विवाह निषेध किया गया, दहेज प्रथा को समाप्त किया गया। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में 3 तलाक की प्रथा को हाल ही में समाप्त किया गया। ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हमारे समाज में जो चली आ रही थी, उनको खत्म करना ये नीति निर्देशक तत्व कहता है। आप देख सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर हमें लोक कल्याण करना है तो हमें समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी होगी। ठीक इसी प्रकार से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, कोई भी न्याय से अछूता नहीं रहना चाहिए, कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि राज्य ऐसा प्रयास करे कि सभी व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सके, न्याय सबको एक समान रूप से मिल सके। और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करना चाहे और उसके पास में न्याय के लिए पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से उसे वकील प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, अधिवक्ता प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। अगर एक गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए वो किसी मामले में न्यायपालिका के सामने जाता है, मामले का मतलब उसके ऊपर कोई दोषारोपण है कि उसने वो अपराध किया है। अब वो व्यक्ति अपराधी नहीं है, लेकिन किसी ने उसे फंसाने के लिए उस पर दोषारोपण तो कर दिया। वो व्यक्ति इतना गरीब है कि अपने आप को बचाने के लिए किसी वकील को भी नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारे सीरियल में बताते हैं कि एक वकील, एक एडवोकेट करना होता है आपको अपने आप को न्यायपालिका में बचाने के लिए, आपका पक्ष रखने के लिए। और जिसके पास पैसा होता है वो वकील को फीस देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। गरीब क्या करेगा? तो गरीब को राज्य की तरफ से एक एडवोकेट उपलब्ध करवाना होगा जो कि उसके लिए जिरह करेगा, जो कि उसकी वकालत करेगा। यानी कि सबको न्याय मिलना चाहिए, यह हमारे नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है। ठीक इसी प्रकार ग्राम पंचायतों का गठन, भारत शुरुआत से ही कृषि प्रधान देश रहा है। हमारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। हमारे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। और आपको याद होगा कि इस नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 73rd संशोधन। 2 संशोधन एक ही साथ हुए थे, 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन था ग्राम पंचायतों के लिए और 74वां संविधान संशोधन था नगर पालिका के लिए। यानी कि गाँव में स्थानीय शासन के लिए 73वां संविधान संशोधन करके स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये ग्राम पंचायतों का गठन जो लिखा गया था हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, उसी को साकार रूप देने के लिए सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया था। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता, यानी कि सरकारी लोक सहायता का मतलब होता है सरकारी सहायता पाने का अधिकार। आप देख सकते हैं कि कुछ दशाओं का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है कि उसके पास में जीवन जीने के लिए भी अधिकार नहीं है, यानी कि वो भोजन भी नहीं कर पा रहा है, तो सरकार ये काम करेगी कि उसको कुछ दशाओं में काम उपलब्ध करवाया जाएगा। आप जानते हैं
नरेगा स्कीम लागू की गई थी सरकार के द्वारा, बाद में मनरेगा कर दिया गया उसको, जिसका उद्देश्य था गाँव में बैठे हुए जो लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको कुछ दिनों का, जैसे कि 100 डेज 100 दिन का कम से कम एक साल में रोज़गार मिलना ही चाहिए। यह हमारे नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया था, उसी की पालना करने के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम था। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब है एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई है कि हमारे यहाँ पर सबके लिए एक समान कानून बनाया जाए, समान नागरिक संहिता। क्योंकि जो मूल मैनिफेस्टो में लिखा गया है बीजेपी मतलब जिन सिद्धांतों पर चलती है, उसमें एक सिद्धांत ये भी है समान नागरिक संहिता का। राष्ट्रवाद, समान नागरिक संहिता, जम्मू कश्मीर वाला मामला था जिसको उन्होंने सॉल्व किया भी है। तो समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है? सबको एक समान कानूनों के तहत जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, और इसके लिए आप जानते ही हैं कौन सा 86वां संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया और जो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लिखा गया था, इसलिए ऐसा किया गया। फिर उसके पश्चात आता है अनुसूचित जाति जनजाति को कल्याण। अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार समय समय पर कानून बनाएगी और नियम बनाएगी। कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन। हमारे देश में कृषि और पशुपालन विकसित होना चाहिए, यह हमारे सरकार का हमेशा उद्देश्य होगा। सरकार इस पर हमेशा काम करेगी। पर्यावरण संरक्षण तथा वन व वन्य जीव संरक्षण, यह भी सरकार का काम होगा। समय समय पर सरकार ऐसे कानून बनाएगी जिससे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके, पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि टाइगर, सेव टाइगर आप सुनते हैं कई बार। सेव टाइगर का मतलब टाइगर को बचाओ, क्योंकि वो दिन ब दिन विलुप्त होता जा रहा है। बहुत सारे जंगली जानवरों को मारने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ये किया गया है इसी के तहत। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों का संरक्षण। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि होनी चाहिए। ये वो कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों पर सरकार को चलना चाहिए। चलना चाहिए का मतलब यह है, नहीं चलेगी तो कानून उसको नहीं कहेगा चलने के लिए। न्यायपालिका का सहारा हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक नैतिकता के तौर पर सरकार को इन नियमों पर चलना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए। भाई ये एक विद्यार्थी हैं जो लगता है मुझे क्लास 12th के हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, आप क्लास 12th के लगते हैं, सारे आपके क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ परमानेंट तो नहीं है वैसे, परफॉर्मेंस के लेखक कौन है आप ये पूछना चाहते हैं। आपने लिखा है इकोनॉमी ऑफ परमानेंट, इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस है, जेसी कुमारप्पा उसके लेखक हैं। लेकिन हम अभी इस चैप्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आप भी अगर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो इसी चैप्टर से रिलेटेड ही बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, हम सेकंड बुक का भी रिवीजन करेंगे, दोनों ही बुक का रिवीजन होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास क्या किए गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल किए गए हैं। आप देख सकते हैं जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए अभी हम बात कर रहे थे। आर्थिक समानता तब तक स्थापित नहीं हो पाती जब तक जमींदारी प्रथा चली आ रही थी। अंग्रेजों के काल में जिन लोगों को जमीनों का मालिक बना दिया गया था, जो लोगों से कर इकट्ठा करके अंग्रेजों को देते थे, वहीं से जमींदारी प्रथा का जन्म हुआ। और इस जमींदारी प्रथा ने धीरे धीरे भारत में एक बहुत बड़ा असमानता का वर्ग उत्पन्न कर दिया। जो लोग काम कर रहे थे, मेहनत मजदूरी कर रहे थे, वो तो गरीब थे, और जो उनसे टैक्स वसूल कर रहे थे वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। वो धीरे धीरे भूमि के मालिक बन बैठे, किसानों की ज़मीनें छिन गई।
जमींदारी प्रथा को कानून बना करके खत्म करना संकेत देता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी उस समय किया गया था 1971 में, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का सेकंड काल शुरू किया था, क्योंकि 67 में वो फर्स्ट टाइम बनी थी, 66 में, फिर 67 के चुनाव में बनी थी, फिर 1971 के चुनाव में जब आई थी तो उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों को सार्वजनिक बनाएंगे, यानी कि वो प्राइवेट ना होकर के गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे, जिससे लोगों के विकास में बैंक सबसे ज़्यादा मदद कर पाएंगे, गरीब लोगों को आर्थिक सहयोग मिल पाएगा। इसी उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फैक्ट्री अधिनियम। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया ताकि वो शोषण का शिकार न हो सके। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, अर्थात एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको कम से कम कितनी मजदूरी मिले, एक कानून बनाया गया। पहले मनमानी होती थी, आपकी जितनी इच्छा होगी आप उतना वेतन देते थे किसी भी व्यक्ति से काम करवाने के लिए। एक तरफ तो आप बेगार प्रथा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप ऐसा करेंगे कि मन मर्जी से आप उसको वेतन देंगे क्योंकि वो मजबूर है काम करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में एक कानून बनाया गया कि एक न्यूनतम वेतन होना चाहिए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो कम से कम उतना वेतन तो आपको मिलना ही चाहिए। कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में कुटीर और लघु उद्योगों को महत्व दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट बनाया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या बनाया गया? एक्ट, एक कानून बनाया गया 1989 में, 1990 में, जिसका मूल उद्देश्य था छुआछूत को खत्म करना, अस्पृश्यता का निवारण करना। तो ये एक्ट इस बात की ओर संकेत करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास समय समय पर किया गया है। पुष्पेंद्र क्या कह रहे हैं? मैंने क्लास 11th की सारी बुक पढ़ ली है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने क्लास 11th की सारी बुक पढ़ ली है तो। देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है, क्या टकराव है, अभी आप जो बात कर रहे थे हमारे सामने है। देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है, दोनों का उद्देश्य क्या है और टकराव कहाँ पर दोनों में होते हैं, हम दोनों की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम जब संबंध की बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में, तो मैं आपको इस तरफ तो देखो मौलिक अधिकार लिख देता हूँ, मौलिक अधिकार, और इस तरफ लिख देता हूं नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। दोनों में क्या संबंध है? देखिए, दोनों का उद्देश्य जन कल्याण है, ये तो तय है। दोनों का उद्देश्य जन कल्याण है, मतलब लोगों के लिए है, ये लोगों का कल्याण होना चाहिए। उद्देश्य दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर हैं। जैसा कि पहला अंतर तो हम अगर लेवें तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। क्या है ये? वाद योग्य, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य है का मतलब तो यह है आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं, न्यायपालिका आपके हित में आदेश जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन सरकार न करे तो हम में से कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका के पास जाकर ये नहीं कह सकता कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाद योग्य नहीं है, न्यायपालिका में ये नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार ये नकारात्मक है। क्या है ये? नकारात्मक। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है? सकारात्मक है। क्यों नकारात्मक कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, और नीति निर्देशक तत्वों को क्यों सकारात्मक कहा जाता है? नकारात्मक का मतलब यह है मौलिक अधिकार राज्य को रोकते हैं वो काम करने से जिनसे नागरिकों के अधिकार छीने, नागरिकों को असुविधा हो। यानी कि इसका स्वरूप क्या हुआ? नेगेटिव, नकारात्मक हुआ। ये राज्य को वो काम करने से रोक रहा है, मना कर रहा है जिससे व्यक्ति के अधिकार छीन रहे हैं, तो इसका स्वरूप नकारात्मक हो गया मौलिक अधिकार।
जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक क्यों है? क्योंकि वो राज्य को सकारात्मक काम करने के लिए कहते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का काम क्या है कि वो राज्य को ये बताएंगे कि आप समाज कल्याण के लिए काम कीजिए, वनों को बचाने के लिए काम कीजिए, पशुओं को बचाने के लिए काम कीजिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम कीजिए, आप समाज में समानता स्थापित करने के लिए काम कीजिए। मतलब राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप ये काम कीजिए, तो इसका स्वरूप तो सकारात्मक हो गया। जबकि यहाँ रोका जा रहा है राज्य को वो काम करने से जिससे हमारे अधिकार खतरे में जा रहे हैं, तो इसका स्वरूप क्या हो गया? नकारात्मक। तो मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक है। तीसरा आप बताएंगे कि मौलिक अधिकारों का आधार जो है वो क्या है? कानूनी। इनका आधार है कानूनी, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का आधार कैसा है? नैतिक। इसका मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकार अगर असुरक्षित है तो कानून सहारा देता है। नीति निर्देशक तत्व केवल और केवल नैतिकता पर निर्भर करते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ आप अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं तो आपको ड्यूटी से निकाला जा सकता है, कानूनी आधार बन गया। लेकिन आप घर में मम्मी पापा की सेवा नहीं कर रहे हैं तो मम्मी पापा आपको घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो एक नैतिक कर्तव्य माना जाता है। तो बस यही फ़र्क है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में। एक और ले लीजिए, दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार का संबंध किससे होता है? व्यक्ति से। तो ये व्यक्तिगत है, जबकि ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व यह है सामाजिक। क्या है ये? सामाजिक। यानी कि अगर मौलिक अधिकार हम बात करें तो मेरा मौलिक अधिकार छीन रहा है, मैं अकेला जाऊंगा न्यायपालिका के पास, मेरा पूरा समाज नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्तिगत हो गए। जबकि नीति निर्देशक तत्व तो सामाजिक है। सामाजिक किस लिए कहा जा रहा है? पूरे समाज के लिए इनको लागू करना है, किसी एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं करना है। तो इसका आधार तो व्यक्तिगत हो गया, इसका आधार सामाजिक हो गया। ये नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध है, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरे के देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक दूसरे पर निर्भरता है इनकी, एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। दोनों का उद्देश्य नागरिकों का या व्यक्तियों का कल्याण करना है। ये इन दोनों के बीच में संबंध है। लेकिन क्या दोनों में टकराव भी है? हाँ, टकराव आ सकता है। टकराव का एक एग्जाम्पल भी है आपके सामने, और वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल है जब समाज कल्याण के लिए, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन करना था, संपत्ति रखने के अधिकार को संवैधानिक दर्जा खत्म करना था, उस समय मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव हो गया। कैसे टकराव हुआ? मूल अधिकार ये कहते हैं कि आप संपत्ति रखने के अधिकार को नहीं हटा सकते, वो हमारा एक मौलिक अधिकार है, आप कैसे छीन सकते हैं? न्यायपालिका ने भी रोका। न्यायपालिका का नहीं, मौलिक अधिकार को आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार को हटाने का मतलब है कि आपने संविधान के मूल ढांचे को हिलाने की कोशिश की है, और यह अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता। बाद में समय के साथ साथ न्यायपालिका ने माना कि समाज में समानता लाने के लिए जरूरी है संपत्ति रखने के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा देना। केशवानंद भारती बात जो 1973 में आया था, उस समय खुद न्यायपालिका ने यह कह दिया कि अगर आप चाहते हैं बदलाव करना, आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, आप मौलिक अधिकार में से ये अधिकार हटा सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना होगा आपको कि इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में टकराव आया। कब आया? जबकि संपत्ति रखने के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को संशोधित करना था। संशोधित करने के दौरान ये टकराव दोनों में उत्पन्न हुआ।
क्या संशोधित क्यों किया जा रहा था? नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संशोधन जरूरी था। संशोधन अनिवार्य था, इसके बिना हो नहीं सकता था। और अगर संशोधन किया जाए तो मूल अधिकार इससे खतरे में पड़ रहे थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में टकराव की स्थिति भी बन सकती है, भले दोनों का उद्देश्य एक जैसा ही क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को तो अब हमें खत्म करना पड़ेगा क्योंकि समय हो गया है समाप्त। बट आज हमने इस चैप्टर की 2 महत्वपूर्ण बातें अभी तक पूरी नहीं की है। एक तो हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चर्चा करने वाले थे, वो नहीं हो पाई। दूसरा, हम कर्तव्यों पर भी बात करने वाले थे, वो भी हम नहीं कर पाए हैं। हमारी अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ में आएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये बचे हुए जो 2 बिंदु हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो होगा कार्यपालिका। हम कार्यपालिका पर अगली क्लास में बातचीत करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे फिट। जय हिंद।